हेलो बच्चों, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन के चौथे एप्लीकेशन पर बात करने वाले हैं। तो देखेंगे चौथा एप्लीकेशन क्या है। मात्रक पद्धति में परिवर्तन, अर्थात बीमा की सहायता से हम किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। मीन्स टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम, किसी भौतिक राशि के मात्रक पद्धति में परिवर्तन करना। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखेंगे क्या है एग्जाम्पल। बीमीय विश्लेषण विधि से एक जूल को अर्ग में व्यक्त कीजिए। एग्जाम्पल है कि एक जूल कार्य है, इसको अर्ग में व्यक्त करना है। ठीक, तो देखते हैं कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। इसको हम बीमीय विधि से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक जूल, जूल का मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। जूल कार्य का एमकेएस सिस्टम में मात्रक है। ठीक, अर्ग में कन्वर्ट करना है। अर्ग सीजीएस सिस्टम में होता है, मीन्स ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीन्स हमें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला रूप लिखा है। N1 M1 L1 T1 इक्वल टू N2 M2 L2 T2। यहाँ पर N1 क्या है, पहली पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू। N2 दूसरे पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू। M1 पहले पद्धति में मास, M2 दूसरे पद्धति में मास। L1 पहले पद्धति में लेंथ, L2 दूसरे पद्धति में लेंथ। और T1 पहले पद्धति में टाइम और T2 दूसरे पद्धति में टाइम। ठीक, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि N1 की वैल्यू क्या है, 1। M1 किस में है, केजी में। L1 मीटर में, T1 सेकंड में। N2 क्या है हमें पता नहीं, इसी को फाइंड आउट करना है। और M2 ग्राम में है, L2 सेंटीमीटर में है और T2 सेकंड में है। ठीक, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि N2 इक्वल टू, ये इधर लेफ्ट साइड में है, इसको इधर भेजेंगे तो पूरा अपन में चला जाएगा। यानी कि N1 M1 अपान M2 L1 अपान L2 T1 अपान T2। ठीक, अब फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू पुट आउट कर दीजिए। यहाँ से N1 की वैल्यू कितनी है, 1। मास M1 केजी में और M2 ग्राम में, L1 मीटर में, L2 सेंटीमीटर में, T1 सेकंड में, T2 सेकंड में। ठीक, पावर जो है उसको लगा दीजिए। मास में तो कोई पावर है नहीं, 1 है। मीटर में लेंथ वाले में 2 पावर है, 2 लगा दिया। और सेकंड में -2 है, -2 लगा दिया। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए 1 इंटू केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। और टाइम तो सेकंड में है ही, तो यहाँ से मिल गया 1 इंटू 1000 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया, 10,000। कितना हो गया, तो N2 इक्वल टू 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7। मीन्स 1 जूल में 1 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स होते हैं। बात स्पष्ट हुई कि हम यहाँ पर देखिए क्या किया, कार्य दिया गया था 1 जूल, उसको हमने अर्ग में परिवर्तित किया। यानी कि कार्य के मात्रक को एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया।
ये हमारा MKS में था, है ना, और ये हमारा CGS में है। तो कार्य को हमने एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल दिया। इस प्रकार किसी भी राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है विमीय विश्लेषण में दूसरा और चौथा अनुप्रयोग था ना। पीछे हमने 3 अनुप्रयोग पढ़ा है। ठीक, अब आगे देखेंगे। तो आगे हमें पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मीन्स विमाओं के अनुप्रयोग की सीमाएं। अर्थात जो हमने विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ा, कितने अनुप्रयोग पढ़ा? 4 अनुप्रयोग पढ़ा। अगर क्रमशः ध्यान दिया जाए तो कौन कौन से? पहले अनुप्रयोग में हम लोगों ने किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच किया। दूसरे अनुप्रयोग में हमने विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित किया। तीसरे अनुप्रयोग में हम लोगों ने दिए गए समीकरण में नियतांक अथवा चर के विमा को प्राप्त किया। और चौथा अनुप्रयोग जो अभी हमने पढ़ा, उसमें किसी दिए गए भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित किया। तो ये जितनी भी विमाएँ हम लोगों और जितनी भी एप्लीकेशंस हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, हमें इन एप्लीकेशंस की लिमिटेशन पढ़ना है, मीन्स कमियाँ। तो पहली कमी देखेंगे क्या है। पहली कमी कह रही है विमीय विधि से किसी सूत्र की केवल विमीय सत्यता की जांच की जा सकती है। सूत्र की पूर्ण सत्यता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। कहने का आशय है कि अगर कोई भौतिक समीकरण आपको दे दिया जाए, कोई सूत्र आपको दे दिया जाए, तो आप विमीय विधि से केवल यह बता सकते हैं कि वह समीकरण विमीय विधि से सत्य है अथवा असत्य। ठीक, पूर्ण सत्यता के विषय में विमीय विधि से कुछ नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया v = u + at। इस एग्जाम्पल को हमने पीछे देखा था। जब हमने इसमें विमाओं को रखा था दोनों पक्षों में, तो हमें ध्यान में आया था कि सभी पदों की विमाएं समान थी। अर्थात जो विमा v की थी वही विमा u की थी, वही विमा at की थी। तो विमीय समांगता सिद्धांत का यह पालन कर रहा था, इसलिए हमने इसको सत्य कहा था। ठीक, अगर इसी सूत्र को v = u + at को हम इस रूप में लिख दें, v = u + 2at, और इसकी भी जांच करें, तो यहाँ पर भी वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि v की विमा जो आएगी वही u की आएगी, वही 2at की आएगी। क्यों? क्योंकि 2 कांस्टेंट है और 2 की विमा तो हम कुछ लिखेंगे नहीं। इसीलिए यह भी विमीय रूप से सत्य हुआ, यह भी विमीय रूप से सत्य हुआ। लेकिन अगर पूर्ण सत्य की बात करें तो पूर्ण सत्य ये है, ना कि ये। भाई, जब हमने पीछे पढ़ा था तो गति के समीकरण में यही समीकरण पढ़ा है ना, ये तो था नहीं कहीं। ठीक है ना। लेकिन यह बात निश्चित है कि अगर कोई समीकरण विमीय विधि से असत्य सिद्ध हो जाता है तो वह समीकरण पूर्ण रूप से असत्य ही होगा। ठीक, तो ये पहली लिमिटेशन थी। अब दूसरी लिमिटेशन पर बात करेंगे। दूसरी क्या है? विमीय विधि से भौतिक राशियों के मध्य संबंध तो स्थापित किया जा सकता है। विमीय विधि से भौतिक राशियों के मध्य संबंध तो स्थापित किया जा सकता है, लेकिन सूत्र में प्रयुक्त नियतांक के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। अर्थात अगर हमें कोई भौतिक सूत्र प्राप्त है तो उस सूत्र में जो नियतांक प्रयुक्त किया गया है
उसके विषय में हम कोई जानकारी नहीं दे सकते कि उसका मात्रक क्या है, उसकी बीमा क्या है। ठीक भाई, पीछे हमने एप्लीकेशन में दी गई भौतिक राशियों के मध्य संबंध तो स्थापित किया, लेकिन उस राशि में नियतांक जो आया, उस फार्मूले में जो नियतांक हमें मिला, उस नियतांक के विषय में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अगर ध्यान में आया हो, जब हमने पीछे सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र स्थापित किया तो T इक्वल टू K इंटू √L/G निकाला था। वहाँ पर हमने कहा था कि ये क्या है, कांस्टेंट है, और हमने K की वैल्यू क्या पुट किया था, 2π। लेकिन हमने कहा था कि इस K की वैल्यू 2π होती है, ये हमें पता है, इसलिए हमने रखा। हमने वहाँ पर आपको कोई भी ऐसी तरीका नहीं बताया कि K की वैल्यू 2π हम सिद्ध कर सकें। ठीक है ना, तो ये दूसरी कमी है। ठीक, अब अगली कमी को देखेंगे। 2 से अधिक पदों वाले सूत्र या समीकरण की स्थापना बीमी विधि से नहीं की जा सकती। बात स्पष्ट है कि अगर कोई भौतिक समीकरण आपको स्थापित करना है, उसमें 2 पद हैं, तो 2 पदों तक के सूत्रों की स्थापना तो हम कर सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक पदों वाले सूत्र की स्थापना हम बीमी विधि से नहीं कर सकते। ठीक, तो ये तीसरी कमी है। अब चौथी कमी देखेंगे। तो चौथी कमी क्या है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो। अगर कोई भौतिक राशि है और वह 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो बीमी विधि से उनके मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब, अगर कोई भौतिक राशि है और वह 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, मोर देन 3, तो हम उसके लिए सूत्र प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम अधिकतम 3 समीकरणों से 3 अननोन राशियों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी चौथी कमी। 5वीं कमी को देखेंगे। बीमी विधि से त्रिकोणमितीय, लघुगणकीय या चरघातांकीय पदों वाले समीकरण की स्थापना नहीं किया जा सकता। यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, जैसे एग्जांपल में हमने दिखाया कि y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये कैसा इक्वेशन है, कैसा फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। n इक्वल टू n0 e⁻ लैम्डा t, इसको आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हो। एक ऐसा इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। w इक्वल टू nRT log v2/v1, एक ऐसा इक्वेशन है, लॉगरिथमिक इक्वेशन है। तो इस प्रकार की इक्वेशन, कैसी इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का आप डेरिवेशन डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से आप नहीं कर सकते। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर था, मापन, मात्रक एवं बीमी विश्लेषण, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस, यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब आपको इस चैप्टर से संबंधित आंकिक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न एवं अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करना है, तथा संबंधित समस्या, अगर कोई समस्या आती है प्रश्नों को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट के माध्यम से उनको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पूरी तरह से यहीं पर विराम दिया जाता है। आप लोग इसकी तैयारी करें और अगर कोई समस्या आती है तो उनको पूछें। धन्यवाद।